Pulling up black windows when she go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hit Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. All acts made for fair use purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is the use permitted by copyright statute and not otherwise infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. उसे एक नॉवल की दुनिया में पहुंचा दिया गया। ना ही हीरो बनकर, ना ही विलेन बनकर, बल्कि एक बैकग्राउंड इंस्ट्रक्टर बनकर। वो बस एक शांत जिंदगी चाहता था। उसका बस एक ही लक्ष्य था, किसी का ध्यान उसकी ओर न जाए। लेकिन अफसोस, टैलेंट तो खुद ही चमक जाता है। एक ऐसी स्कूल में जहां भविष्य के दिग्गज तैयार हो रहे हैं, वहां असली खतरा वही बन बैठा है। क्या ये तलवार सिखाने वाला इंस्ट्रक्टर सबकी नज़रों से बच पाएगा, जब वो खुद ही कहानी का मुख्य किरदार बनता जा रहा है? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ली मचान से, जो फिर से अपने एक जान पहचान वाले को कॉल करता है और पूछता है, क्या तुम मुझे सिर्फ 1,00,000 वॉन उधार दे सकते हो? उसे पता है कि ये गलत है, लेकिन अभी वो सिर्फ उसी पर भरोसा कर सकता है। वो याद दिलाता है, मैंने पिछली बार भी पैसे समय पर लौटाए थे, ना। इस बार भी 15 तारीख तक लौटा दूंगा। अगर कोई दिक्कत हुई हो तो माफ करना, और थैंक यू बहुत ज्यादा। अपना अकाउंट नंबर भेज देता हूं। ये कॉल खत्म होते ही मुख्य किरदार सोचने लगता है कि उसकी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी करें, सब फेल हो जाता है। जिन्हें देखकर लोग सोचते हैं, कम से कम तो इससे अच्छा हूं। वो एक नॉवल राइटर है, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाता है। एक 29 साल का आदमी जो अपने दोस्त से किराए के लिए 1,00,000 वॉन मांग रहा है, यही है हमारा हीरो। वो अपनी उंगलियों को हिलाकर कहता है, लगता है किसी तरह ये महीना फिर भी कट जाएगा। फिर वो अपने नए नॉवल के नीचे आए नेगेटिव कमेंट्स पढ़ता है और कहता है, कमेंट सेक्शन तो पूरा बर्बाद हो चुका है। वो सोचता है कि ये सब फोरशैडोइंग है, कहानी का हिस्सा। लोगों को बस आगे पढ़ते रहना चाहिए। लोग समझते हैं नॉवल लिखना आसान है। वो कहता है, पढ़ने वाले गलत नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोचता है, काश मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए। काश मैं किसी नॉवल में फिर से जन्म ले पाऊं और पावरफुल बन जाऊं। तभी उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो ऊपर देखकर टिश्यू होता है। अचानक उसके सामने नरक का राजा एक टिश्यू बॉक्स लेकर आ जाता है और पूछता है, क्या तुम ये ढूंढ रहे थे? हीरो पूरी तरह से शौक में आकर उसे धन्यवाद देता है और इधर-उधर देखने लगता है। राजा खुद को बताता है, मैं मचान हूँ, 29 साल का लेखक, मृत्यु का कारण, अत्यधिक काम। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ परलोक का सर्वोच्च न्यायाधीश और नरक का महान राजा। हीरो कंफ्यूज होकर दोबारा पूछता है, आपने क्या कहा? राजा कहता है, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन तुम बहुत लकी हो। हीरो हैरान होकर कहता है, ये शब्द तो मैंने कभी सुना ही नहीं। लकी? राजा बताता है, तुम्हारा सीरियल नंबर था 777 बहुत शुभम। इसलिए मैं तुम्हें एक विश पूरी करने का मौका दूंगा, लेकिन भगवान बनने जैसी मांगे स्वीकार नहीं की जाएंगी। हीरो मुस्कुरा कर कहता है, ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित है। मैं एक नॉवल खत्म कर ही रहा था। अगर अब कहानी वही खत्म हो गई तो रीडर्स एंडिंग नहीं पढ़ पाएंगे। राजा गुस्से में कहता है, मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लो। हीरो उत्साहित होकर चिल्लाता है, मुझे एक नॉवल की दुनिया में जन्म लेने दो। राजा पूछता है, क्यों? हीरो कहता है, क्योंकि मुझे हम बनना है। मतलब शांत और गुमनाम। राजा हंसता है, ये तो मजेदार है। कोई खास नॉवल है जहां जाना चाहते हो? ध्यान रहे, तुम्हें तुम्हारी अपनी लिखी नॉवल में नहीं भेजा जा सकता। हीरो सोच में पड़ जाता है, उसे कैसे पता चला? अगर मैं अपनी ही नॉवल में चला गया, तो वो तो खुद को भगवान बना लेने जैसा होगा। फिर उसे एक किताब याद आती है। मुझे उस नॉवल की सारी बातें याद नहीं, लेकिन कुछ हिस्से जरूर याद है। उस कहानी का नायक काफी आराम से रहता है। हीरो जोर से बोलता है, मैं बिकेम अ ड्रॉप आउट फ्रॉम हंटर स्कूल नॉवल में भेज दो। मैंने चुन लिया है। राजा पूछता है, तुम वाकई नॉवल के अंदर जीना चाहते हो?
ये तो बड़ा मजेदार विश है। चलो, तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट के रूप में 2 और छोटी रिक्वेस्ट भी पूरी करने का मौका देता हूं। हीरो चौंकर बोलता है, तो फिर मुझे मुख्य कहानी शुरू होने से 2 साल पहले भेज देना। वो सोचता है, असल नॉवल में कहानी हाई स्कूल से शुरू होती है, लेकिन असली दिक्कतें तो मिडिल स्कूल के 2 आखिरी सालों में आती है। अगर मैं उससे पहले कुछ बदल सका तो आगे का सफर आसान होगा। राजा कहता है, बहुत अच्छा आइडिया है। उम्मीद है वहां तुम खुश रहोगे। दूसरी रिक्वेस्ट क्या है? हीरो टेलीपोर्ट होते हुए जल्दी से चिल्लाता है, मुझे हैंडसम बना देना। सारे फेमस लोगों की बेस्ट क्वालिटी मिक्स कर देना और मुझे बेद ही स्मार्ट बना देना। जैसे ही उसने अपनी दूसरी इच्छा कही, वो अचानक गायब हो गया। नरक के सेवक ने कहा, वाकई में ये इंसान कुछ अलग ही था। राजा ने भी सहमति जताई और कहा, हाँ, मैंने ऐसी विश की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि शक्ल सूरत भी इंसान की एक क्षमता है, लेकिन ज्यादातर लोग तो सीधा मुख्य किरदार का शरीर ही मांगते हैं। इधर एमसी एक अजीब सी जगह में जागता है और आत्मा का ट्रांसफर शुरू हो जाता है। एक सिस्टर विंडो दिखाई देती है। एमचान को बिकेम अ ड्रॉप आउट फ्रॉम हंटर स्कूल की दुनिया में ट्रांसफर किया जा रहा है। एमसी को होश आता है, वो अब किसी और के शरीर में है। उसे लगता है जैसे वह किसी सपने में रहे। शायद वह सच में मर चुका है। एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। एमचान की आत्मा का ट्रांसफर कुंग शिन्युक के शरीर में सफल रहा। एमसी सोचता है, अब मुझे इसी शरीर में जीना होगा। अचानक उसे कुछ याद आता है और वह चौंक कर चिल्लाता है, रुको, इस नॉवल का मुख्य किरदार तो लीस था। शिन्युक कौन है? फिर एक सिस्टम विंडो दिखती है। मेमोरी रिस्टोरेशन, स्मृतियां वापस लाना प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस दुनिया में हंटर बनने की काबिलियत 10 साल की उम्र में दिखाई देती है। हंटर स्कूल में एडमिशन के लिए एक खास टेस्ट लिया जाता है, लेकिन शिन्युक यह टेस्ट पास नहीं कर पाया था। वह जिस अनाथालय में रहता था, वहां की डायरेक्टर ने सारे टेस्ट किट चुरा लिए थे। उसने रिपोर्ट दी कि किसी भी बच्चे ने आवश्यक स्कोर हासिल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि सभी बच्चों को एक आम स्कूल भेज दिया गया और उनका जीवन हंटर बनने की राह से दूर हो गया। समय बीतता गया। जब कानून में बदलाव हुआ और बच्चों का फिर से टेस्ट किया गया, तो पता चला कि अनाथालय के लगभग 15% बच्चों के पास औसत काबिलियत थी। लेकिन तब तक हंटर स्कूल में ट्रांसफर करना नामुमकिन था। शिन्युक ने 20 साल की उम्र में हाई स्कूल पूरा किया और हंटर्स के लिए मजदूरी का काम किया। धीरे धीरे उसकी काबिलियत जागी और वो खुद एक हंटर बन गया। वो एक गिल्ड में शामिल हुआ। अब एमसी के लिए सिस्टम में मेमोरी धीरे धीरे सक्रिय होगी ताकि ओवरलोडिंग न हो। एमसी सोचता है, ये लड़का तो मेरी तरह ही बदकिस्मत है। नहीं, मुझे धोखा दिया गया है। मैंने नॉवल में पुनर्जन्म मांगा था, तो इसका मतलब था मैं मुख्य किरदार बनना चाहता हूं। यहां भी मैं बदनसीबी का दूसरा नाम हूं। लेकिन उसे तुरंत कुछ याद आता है। रुको, शिन्युक। हाँ, वो तो उस नॉवल में मुख्य हीरो की पैरेलल क्लास का स्वॉर्ड्समैनशिप इंस्ट्रक्टर है। मतलब, एक सपोर्टिंग कैरेक्टर में भी सपोर्टिंग कैरेक्टर। एमसी गुस्से में चिल्लाता है, ये तो सरासर बेइंसाफी है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं स्वर्ग जाने की डिमांड करता। फिर वह सोचता है, अब तो बस एक ही रास्ता है। अगर मैं वापस परलोक में जाकर उस ठग राजा से मिलना चाहता हूं, तो मुझे फिर से मरना होगा। लेकिन अगर मैंने सिर्फ मरने के लिए आत्महत्या की, तो नरक में उसके साथ ही सड़ूंगा। ना। एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आप जल्द ही नींद से जागेंगे। शुभकामनाएं। एमसी गुस्से में चिल्लाता है, ये कोई मजाक है क्या? मुझे वाकई में शिन्युक की जिंदगी जीनी पड़ेगी। मुझे वापस ले चलो। तभी वो नई दुनिया में एक बिस्तर पर लेटा हुआ जागता है। एमसी चिंता में सोचता है, तो ये सपना नहीं था, ये सब सच है। तभी उसे अचानक कॉल आता है, चेज के फाइनेंस डिपार्टमेंट से। फोन उठाने पर मैनेजर उसका नाम लेकर उसे अभिवादन देता है। एमसी सोचता है,
क्या मैं सचमुच शिन्यू के शरीर में आ गया हूं? मैनेजर बताता है, हम आपको आपकी सेवरेंस पेमेंट, नौकरी छोड़ने पर मिलने वाला भुगतान कंफर्म करने के लिए कॉल कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, आपको 38,871,463 जमा किए गए हैं। भेजने वाला चेज गिल्ड सेवरेंस पेमेंट, वर्तमान बैलेंस 309,532,485। मुख्य पात्र ने जब इतनी बड़ी राशि देखी तो खुशी खुशी पर्दे खोल दिए और उत्साह से चिल्लाया कि आज से वो शिन्हुक है। उसने सोचा, एक शिकारी के रूप में जिसकी बैलेंस में 300 मिलियन है, उससे तो यही उम्मीद थी। वो अपनी यादों में झांकता है और सोचता है कि शिन्हुक की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी से ज्यादा अलग नहीं थी। कुछ लोगों के लिए 300 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिए, एक थर्ड रेट लेखक जो ओवरवर्क की वजह से मर गया, जो मुश्किल से अपना गुजारा करता था, ये तो एक ऐसा खजाना है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुख्य पात्र ने खुशी से अपने हाथ फैलाए और कहा, ऐसी जिंदगी में शिकायत करना तो पाप है। भले ही इस दुनिया में मॉन्स्टर्स है, पोर्टल्स है और हंटर भी, लेकिन यह जगह आधुनिक साउथ कोरिया से अलग नहीं लगती। जैसे कोरिया में, यहां भी उसकी उम्र 25 साल है। वह एक ऐसा आदमी है जो 25 साल का है, 300 मिलियन से ज्यादा बैलेंस है और सुपर हैंडसम है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? वह जवान है, सुंदर है, उसमें काबिलियत और सहन शक्ति भी है। जाहिर है, भविष्य में बहुत से रैंक हंटर्स आएंगे। उपन्यास के उस मुख्य पात्र की तुलना में जो एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था और दूसरी भाग में और भी ताकतवर बन जाएगा, वो खुद तो पीछे ही रह जाएगा। उसकी मौजूदगी कहानी की प्लॉट पर कोई असर नहीं डालती, और यही तो सबसे अच्छी बात है। मुख्य पात्र सोचता है कि यह उपन्यास हंटर स्कूल से निकाले गए का है। इसमें 2 मुख्य पात्र हैं। उपन्यास का असली हीरो किम डोहे और ली जियोंग, जो एक लूजर के शरीर में चला जाता है। दूसरा पात्र कहानी की प्लॉट का ज्ञान होने का फायदा उठाता है और उस रास्ते पर चलता है जो असली हीरो के लिए तय किया गया था। साथ ही जियोंग अपनी दौलत का इस्तेमाल करके तरह-तरह के एलिक्सिर पीता है। आखिरकार वह असली हीरो की ताकत को भी पार कर जाता है। मगर जो इस समय शिन्हुक के शरीर में आया है, वो उन दोनों से अलग है। उसे उनसे कोई मुकाबला नहीं करना और नहीं वो उनका प्रतिद्वंद्वी है। उसके पास शुरू में ही कोई वजह नहीं थी कि वो उनकी कहानी में शामिल हो। उसका हीरो बनने का मकसद था आराम की जिंदगी जीना, यानी कभी कभी थोड़ा काम करना और जिंदगी का मजा लेना। और अब ये सब मुमकिन है। किसी समय, जैसे मूल कहानी में होता है, एक पल आएगा जब पोर्टल बेकाबू हो जाएगा और दुनिया संकट में डूब जाएगी। तब डोहान और जेस मिलकर मॉन्स्टर्स की विशाल सेना को रोकेंगे। मुख्य पात्र कल्पना करता है कि जैसे ही पोर्टल बेकाबू होगा, हीरो के माता पिता कहेंगे, ये 2 लोग ही दुनिया की आखिरी उम्मीद है। और सब लोग बस उनका हौसला बढ़ाएंगे। जिसुंग आगे बढ़ो, तुम इंसानियत की रोशनी हो। डोहिन लड़ते रहो, तुम दुनिया को बचाने की आखिरी उम्मीद हो। हर तरफ लोग उनके नाम चिल्ला रहे होंगे और मुख्य पात्र चिल्लाएगा, ये वक्त है महंगे इक्विपमेंट सस्ते में खरीदने का। यही तो एंड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड है। कल्पना से बाहर आते हुए वो सोचता है कि चाहे जो हो, ये दोनों दुनिया को बचा लेंगे, उसके बिना भी। इसी बीच वो सोचता है कि अगर उसने अभी उन गिरते हुए स्टॉक्स को खरीद लिया तो। वो कल्पना करता है और खुशी से चिल्ला उठता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पैसा नदी की तरह बह रहा है। उसे भविष्य साफ दिख रहा था, ऐसा भविष्य जहां उसे पैसों की कोई चिंता नहीं है, एक आरामदायक जीवन है। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए तलवारबाजी के इंस्ट्रक्टर के पद के लिए चयनित हो चुके हैं। विस्तृत जानकारी ईमेल पर भेजी गई है, कृपया ईमेल चेक करें और रिप्लाई करें। मुख्य पात्र खुश होकर सोचता है, क्या ये लॉटरी जीतने जैसा नहीं है? अब जब तक पोर्टल बेकाबू नहीं होता, तब तक उसे कहानी के अनुसार ही चलना होगा। ठीक है, वो सोचता है, अब मुझे अपने स्टार्टअप कैपिटल के लिए थोड़ा पैसा बचाना शुरू कर देना चाहिए। कुछ समय बाद, पहले काम के दिन, मुख्य पात्र एमसी ने सोचा कि शिकारी दुनिया में शिन्हुक एक रैंक का शिकारी और तलवारबाजी का प्रशिक्षक है। संयोग से वह उस समय शिन्हुक के शरीर में आया जब उसने चेज गिल्ड छोड़ दी थी और शिकारी स्कूल में नौकरी पाली थी। उसने शिन्हुक से जुड़ी सारी जानकारी पढ़ी
उसके संपर्क, बैंक अकाउंट्स आदि जानकारी पढ़ते समय उसे पता चला कि शिनहुक असफल और बाहरी व्यक्ति था। मुख्य पात्र ने मोबाइल हाथ में पकड़ते हुए नोट किया कि वह घर से काम करता था, इसलिए उसके सहकर्मियों से कोई मेल जोल नहीं था। लेकिन शिनहुक ने खुद को जानबूझकर दुनिया से अलग कर लिया था। उसे याद आया कि बचपन में उसे कितना सताया गया था और उसने गुस्से से कहा कि ये सब बच्चे तो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। जितना बड़ा रसूख, उतने ही गंदे कर्म। एमसी ने सोचा कि अपनी पिछली जिंदगी में उसने बहुत कुछ छोड़ा था। सबसे बड़ा त्याग था प्रेम और विवाह। उसने लोगों से कहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता और अकेले रहना अच्छा लगता है, लेकिन यह सब बकवास था। असल में उसका मुख्य कारण था कि वह एक थर्ड क्लास लेखक था जो मुश्किल से जीवन चला पा रहा था। हाँ, न्याय ने उसे कभी नहीं छुआ, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। अगर वह इस शरीर में न आया होता तो उसका बहुत कुछ दांव पर लगा था। अब वह सब करेगा जो पिछली जिंदगी में कभी नहीं कर पाया। कुछ समय बाद एमसी ऑफिस पहुंचा, सबको हंसते हुए नमस्ते कहा और जोड़ा कि वह पहले वर्ष के छात्रों के लिए नया तलवार प्रशिक्षक है। सभी कर्मचारी चुपचाप उसे देखते रहे। उसे अजीब लगा, ऐसा लगा जैसे उसने जरूरत से ज्यादा उत्साह दिखा दिया हो। तभी पार्कसुक ने उसका स्वागत किया, अपना परिचय दिया और बताया कि वह उसके बगल वाला वर्कस्पेस इस्तेमाल कर सकता है। उसने मुस्कराकर धन्यवाद दिया और कहा कि आशा है हम अच्छे से साथ काम करेंगे। थोड़ी देर बाद कुछ शिक्षकों ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, क्या आप सच में शिक्षक हैं? एक लड़की ने चौंकते हुए पूछा, क्या आपने कभी अभिनेता बनने का सोचा था? एमसी ने मुस्कराकर धन्यवाद दिया और सोचा कि उसने यह चेहरा अपनी जान देकर पाया है। एक शिक्षक ने पूछा, क्या आप किसी गिल्ड में हैं? उसने जवाब दिया, हाँ, पहले मैं चेज गिल्ड में था। उस पर आश्चर्य हुआ क्योंकि वह गिल्ड बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। एक और शिक्षिका ने कहा, लगता है आप उस उम्र में है जब कोई पूर्ण शिकारी बनता है। आप वाकई कूल है। एमसी थोड़ी शर्मिंदगी से मुस्कराया और कहा, आप लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। उसे लगने लगा कि वह काफी लोकप्रिय हो रहा है। तभी जोंग योंग शीक नाम का एक शिक्षक पास आया और फिर पूछा, क्या आप चेज गिल्ड में थे? और कहा कि आखिरकार इस स्कूल ने किसी काबिल व्यक्ति को नियुक्त किया है। उसने बताया कि वह दूसरे वर्ष के छात्रों को भाला चलाना सिखाता है। वह छठे शिकारी स्कूल का स्नातक है और हुआंग गिल्ड का सदस्य रह चुका है। उसने एमसी के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कराकर पूछा, आप किस स्कूल से पास हुए हैं? ऐसे हैंडसम लड़के के बारे में तो जरूर चर्चाएं रही होंगी। एमसी कुछ बोलने ही वाला था कि एक शिक्षिका मुस्कराकर बोली, मैं बताती हूं, आप 7वें स्कूल से है, है ना? पार्क ने कहा, मैं चौथे स्कूल पर दाव लगाता हूं। एक लड़की ने गंभीरता से कहा, अगर आप हमारे स्कूल से होते तो मुझे पता होता। मुझे लगता है आप 5वें स्कूल से है। एमसी ने मुस्कराकर जवाब दिया, असल में मैंने शिकारी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं की। यह सुनते ही सब बहुत हैरान हो गए। एक शिक्षक ने पूछा, तो फिर आप शिकारी कैसे बने? एक और ने पूछा, क्या आप एक एक्सचेंज स्टूडेंट थे या आपके पास ड्यूल सिटीजनशिप है? एमसी ने मुस्कराकर जवाब दिया, मैं साउथ कोरिया का नागरिक हूं। मैं उन शिकारी लोगों में से हूं जिन्होंने शिकारी स्कूल से ग्रेजुएट नहीं किया। यह सुनते ही हंगशिक का हाव भाव बदल गया। उसने कंधे से हाथ हटा लिया और नाराज होकर कहा, आपको ये बात शुरू में ही बता देनी चाहिए थी। फिर कहा कि वह मीटिंग शुरू होने से पहले सिगरेट पीने जा रहा है। एक शिक्षिका ने कहा, उसे मेरा इंतजार करने दो। दूसरे शिक्षक ने निराशा से कहा, मुझे उम्मीद थी जब सुना कि वह चेज गिल्ड में था, लेकिन निकला अनपढ़। लगता है इसे किसी कोटा से भर्ती किया गया है। एमसी ने हैरान होकर पूछा, क्या मैं अनपढ़ हूं? तभी सिस्टम विंडो खुली, जिसमें बताया गया कि शिनहुक की भावनाएं पहचानी गईं और उससे जुड़ी यादें सामने आईं। हंटर फैक्टर टेस्ट किट सबसे सटीक तरीका है किसी में हंटर योग्यता पहचानने का। यह किट सलामस मॉन्स्टर के जैविक तरल से बनी होती है और इसकी कीमत होती है 1 लाख वोन। अनाथालय के डायरेक्टर ने यह किट चुरा ली थी और सब बच्चों को फेल बता दिया था, लेकिन बाद में एक पूर्व छात्र की मदद से सारे बच्चों का दोबारा टेस्ट हुआ। हालांकि जो बच्चे सामान्य स्कूलों से आते हैं उन्हें शिकारी गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि उनकी शिक्षा शिकारी स्कूलों जैसी नहीं मानी जाती। इस असमानता ने गैर शिकारी स्कूलों के ग्रेजुएट्स के लिए भेदभाव के खिलाफ कानून बनने को प्रेरित किया। कुछ सरकारी संस्थाएं ऐसे लोगों के लिए कोटा देती है, लेकिन फिर भी स्थिति सामान्य स्कूलों के छात्रों के अनुकूल नहीं रही। ऐसे ग्रेजुएट्स के प्रति नफरत और बढ़ गई है। अब एमसी ने सोचा,
क्या ये जानकारी पहले नहीं दी जा सकती थी? वह शिक्षकों का नजरिया समझ सकता है, लेकिन ये फिर भी अन्यायपूर्ण है। उसने याद किया कि उसने कभी याचिकाओं में हिस्सा नहीं लिया था और ना ही कुछ साइन किया। तभी यांसुक ने खुशी से उसे पुकारा और कहा, मुझे लगता है कि ये बात तुम्हें चुभी है। मुझे उम्मीद है तुम समझोगे। यही स्थिति है अभी। एमसी ने सोचा, सच है, कुछ किया नहीं जा सकता। भविष्य के लिए इसे स्वीकार करना होगा। उसने जवाब दिया, सब ठीक है, मैं आपकी स्थिति समझता हूं। कोटा सिस्टम को तो बेहतर काम करना चाहिए था। यांसुक उलझन में बोला, तुम किसकी बात कर रहे हो? एमसी कुछ देर चुप रहा और पूछा, क्या मैं स्पेशल कोटा से यहां नहीं आया हूं? यांसुक चौंकर बोला, ये कैसी बकवास है? तुमने तो एग्जाम और इंटरव्यू पास करके स्कूल में एंट्री ली थी। यह एक शिकारी स्कूल है। यहां कोई स्पेशल स्कूल कोटा नहीं है। वह सोचता है कि बाकी शिक्षकों को गलतफहमी हुई होगी। बाहर हंगशिक ने कहा, कोटा से किसी को भर्ती कैसे कर सकते हैं? क्या स्कूल के पास अच्छे विशेषज्ञ के लिए पैसे नहीं है? एक लड़की ने कहा, पहले साल के बच्चों पर अब दया आ रही है, जो उससे सीखेंगे। फिर बोली, खैर, पहले साल में सिर्फ बेसिक्स और फिजिकल ट्रेनिंग होती है, तो चल जाएगा। एक लड़की ने कहा, जिसने भी इस बेवकूफ को रखा है, उसने कम से कम इतना समझदारी का काम किया कि उसे पहले साल वालों को पढ़ाने भेजा। दूसरी बोली, लेकिन फिर भी वो हैंडसम तो है। एक लड़की ने मुस्कराकर पूछा, क्या तुम्हें उस पर क्रश है? वह लड़की झुंझलाकर बोली, क्या उम्मीद की जा सकती है उससे? हैंडसम है तो क्या हुआ? शिकारी स्कूल से नहीं पढ़ा तो क्या फायदा? उसने सिगरेट बुझाई और कहा, शिकारी स्कूल में न जाना मतलब अनाथालय छोड़ देना। चेहरा तो अच्छा है, लेकिन अंदर कुछ नहीं। मुझे बच्चों से कहना पड़ेगा कि तलवारबाजी खुद से सीखें, उसकी क्लास के अलावा। बच्चे एक दिन स्नातक होंगे और अपनी जान जोखिम में डालेंगे। वह कल्पना करने से डर रही थी कि अगर वे इतने नौसिखिए से सीखेंगे तो क्या होगा। अचानक नायक एमसी उसके पास आया। वह डरते हुए पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने मुस्कराकर कहा कि शिक्षक यांसुक ने कहा था कि वे शायद स्मोकिंग रूम में होंगे, इसलिए वह यहाँ आया। लगता है उनके बीच कोई गलतफहमी हो गई है। क्या मीटिंग से पहले थोड़ा समय नहीं है? लड़की ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो यहाँ खड़े होकर सब कुछ सुन ही रहे थे। एमसी ने घबराते हुए जवाब दिया कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वह सोचने लगा, क्या वे उसे उकसा रहे हैं? उसे खुद को संयमित रखना होगा और भविष्य के बारे में सोचना होगा। उसने कहा कि शायद वे अपनी गलतफहमियों को और फैलाएं, इसलिए वह यह बात साफ करना चाहता है कि वह कोटे से नहीं आया है। वह चाहता है कि सब उसके साथ ठीक से पेश आए। हंगशिक ने गंभीर चेहरे से कहा कि शायद वह कुछ समझ नहीं पा रहा है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह कोटे से आया या सिफारिश से। उनकी नाराजगी की वजह कुछ और है। उसने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। उसे यह कहने की जरूरत नहीं कि वह उनसे अलग नहीं है। बेहतर होगा कि वह शांत रहे और कोई परेशानी ना खड़ी करे। यहाँ सामान्य शिक्षा वाले शिक्षक भी है। अगर बात करनी है तो उन्हीं से करे। एक शिक्षक ने कहा कि वह बहुत कठोर है। एमसी एक तलवारबाजी का प्रशिक्षक है और वो भी रैंक का। जरूर उसने किसी तरह धोखा देकर रैंक पाई है, वरना ये असंभव है। तभी हंगशिक मुड़ा, उसे पुकारा और चेतावनी दी कि अगर उसे लगता है वह गलत कह रहा है तो वह ऑनर डुएल, सम्मान द्वंद्व के लिए आवेदन करे। वह अगले महीने रैंक में प्रमोट होने वाला है, इसलिए अगर डुएल करना है तो उससे पहले कर ले। एमसी चुप रहा और सोचने लगा कि अब उसे समझ आया कि शिन्हुक को लोग बाहरी क्यों मानते थे। उसे अपनी पिछली जिंदगी की एक घटना याद आई जब उसने एक उपन्यास लेखक को अपना काम पढ़ने दिया था। उस लेखक ने कहा, ये कहानी बुरी नहीं है। एमसी ने खुश होकर पूछा, तो क्या मैं डेब्यू कर सकता हूं? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, डेब्यू? ये कहानी एक आम आदमी के लिए ठीक है, लेकिन तुमने तो कोई स्कूल या अकादमी नहीं की है, इसलिए भूल जाओ छपवाने की बात। बस अपने लिए लिखते रहो, क्योंकि लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं। एमसी ने सोचा कि बाद में उसी बेवकूफ ने उसी कहानी को छपवाया और आज उसका करियर अच्छा चल रहा है। फिर उस पर प्लेगियारिज्म, चोरी का आरोप लगा और सब खत्म हो गया। शिन्हुक ने भी कई बार अन्याय झेला है। अगर देखा जाए तो उसकी जिंदगी और मेरी ज्यादा अलग नहीं है। चाहे जिंदगी कितनी भी स्थिर क्यों ना हो, क्या उसका कोई मतलब है?
यह मौका सिर्फ एक बार आया है। अचानक एमसी ने हंगशिक को पुकारा और ऑनर डुएल की चुनौती दे दी। वह सोच रहा था कि ये सब भविष्य में एक बेहतर जिंदगी के लिए है। शिक्षक मुस्कराकर पूछता है, क्या तुम सच में गंभीर हो? अगर ये बस गर्व के कारण कहा है तो मैं ऐसा मानूंगा कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। एमसी ने शांत भाव से कहा, मैं गंभीर हूं। मैं ऑनर डुएल चाहता हूं। एमसी ने सोचा कि इस दुनिया में जब दो हंटर्स के बीच कोई विवाद होता है तो समान द्वंद्व उसे सुलझाने का एक तरीका होता है। आमतौर पर जो चुनौती स्वीकार नहीं करता उसे सबसे ज्यादा शर्म मिलती है, भले ही विवाद छोटा हो या जीत हार तय हो। एमसी हंगशिक के पास गया और कहा कि वह उसे नीचा दिखाता है क्योंकि वह शिकारी स्कूल से नहीं पढ़ा। वह यह साबित करना चाहता है कि वह सामान्य व्यवहार के लायक है। अगर चाहे तो वह डुएल उसकी प्रमोशन के बाद भी कर सकता है। हंगशिक ने व्यंग्य से पूछा, क्या तुमने पहले कभी डुएल किया है? क्या तुम जानते हो कि ऑनर डुएल में मरा भी जा सकता है? मैं तुम्हारी चोटों का जिम्मेदार नहीं रहूंगा। एमसी ने गंभीर होकर जवाब दिया, तुम बहुत बातें करते हो, शायद इसलिए क्योंकि तुम भाले के प्रशिक्षक हो। हम अगले शुक्रवार को ट्रेनिंग ग्राउंड पर मिलेंगे। फिर उसने वहां मौजूद लड़कियों से पूछा कि क्या वे इस डील की गवाह बनेंगी। हिमिक हैरानी से बोली, मुझे नहीं पता तुम किस भरोसे पर हो, लेकिन अब तुम्हें पूरे हफ्ते ट्रेनिंग करनी होगी। कुछ समय बाद एमसी ने सोचा कि उस दिन पूरा दिन काम में निकल गया। छात्र उसे ईर्ष्या और सम्मान से देख रहे थे। उसे सबसे ज्यादा चिंता तलवारबाजी की क्लास को लेकर थी, लेकिन जैसे ही उसने तलवार उठाई सारी चिंता दूर हो गई। शिन्हुक की यादों के साथ साथ उसकी तलवारबाजी की कला भी लौट आई थी। प्रशिक्षण के दौरान वह सचमुच तलवार के साथ चमक रहा था और सभी छात्र उसे हैरानी से देख रहे थे। एमसी ने सोचा कि पहले साल की कक्षाएं आसान होती है, बेसिक तलवार ज्ञान और फिजिकल ट्रेनिंग। लेकिन एक समस्या थी, दोपहर होते होते सभी का मूड कुछ अजीब सा हो गया। एक कक्षा के दौरान एक छात्र ने पूछा, क्या यह सच है कि आप अगले हफ्ते डुएल करेंगे? एमसी ने सोचा कि अफवाहें अब तक पूरे स्कूल में फैल चुकी है। वह सोच रहा था कि शायद उसने यह अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। शायद उन दो लोगों ने ही यह बात फैला दी। छात्र ने पूछा, क्या आप ठीक रहेंगे क्योंकि आपका विरोधी एक भाला चलाने वाला एलीट शिकारी है? एमसी ने मुस्कराकर कहा, उन्हें अभी से मुझे डराने मत दो। किसी भी लड़ाई की कुंजी होती है अडिग आत्मा। उसे पता था कि शायद उन्होंने ये भी सुन रखा है कि वह शिकारी स्कूल में नहीं गया। सच कहें तो उसे जीत का भरोसा नहीं था। अचानक एमसी ने जोश में कहा, मुझे भी लगता है कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन परिणाम अगले हफ्ते सामने आएंगे। फिलहाल क्लास पर ध्यान दो। उसने सोचा, क्या किसी ने पूछा कि ये उसकी कोई मानसिक चाल है? तो जवाब आधा हाँ है। ये बस उस सुबह की थोड़ी बची हुई आत्माश्वस्ति है। कुछ समय बाद दिन के अंत में एमसी बस की ओर गया और ड्राइवर से पूछा, क्या ये विक्टर्स पास जाती है? ड्राइवर ने हामी भरी और कहा, हाँ, हम निकलने ही वाले हैं, जल्दी चढ़ो। एमसी बस में चढ़ते हुए सोच रहा था कि उसका एक हिस्सा जीत को लेकर आश्वस्त है। शायद आज के बाद सब कुछ बदल जाए। शिकारी स्कूल और एलीट शिक्षा, अगर यही वजह थी जिससे हंगशिक उसे नीचा समझता है, तो अब उसे भी एलीट शिक्षा लेनी चाहिए। अब वह जा रहा है हंटर वर्ल्ड के नायक की पहली लोकेशन पर, जहां से आंतरिक ऊर्जा को मजबूत करने का रहस्य मिलता है। भले ही ये एक एकेडमी शैली के उपन्यास में अजीब लगे, लेकिन इस दुनिया में जो पहला स्किल नायक सीखता है वह है आंतरिक ऊर्जा का रहस्य। अगर शक्ति बढ़ाने का पहला चरण कोई वस्तु या औषधि होती तो जियोंग को शक हो जाता क्योंकि वह वस्तु अपनी जगह पर नहीं मिलती। एमसी रात में खोज पर निकला और टॉर्च की रोशनी में देखा कि कहानी के अनुसार जियोंग जो उपन्यास जानता है वह नायक धून की राह पर चलता है और ताकतवर बनता है। अगर वह भी वही स्किल पाए तो क्या फर्क पड़ेगा? अच्छी चीजें तो साझा की ही जाती है। वैसे भी उसका उद्देश्य दुनिया को बचाना नहीं है। उसे नायक जितना ताकतवर नहीं बनना है, उसे सिर्फ इतना मजबूत बनना है कि वह डुएल जीत सके। एमसी गुफा के अंदर गया और जब उसे एक पोर्टल मिला तो उसने सोचा, ये क्या है? यह है हंटर वर्ल्ड की पहली वस्तु। इस पोर्टल के पीछे है आंतरिक ऊर्जा को मजबूत करने का रहस्य। वह पोर्टल में घुसा और पाया कि वह एक बर्फीले जंगल में आ गया है। एमसी ने सोचा कि उसे नहीं पता था कि यह जगह ऐसी दिखती है।
कहानी के अनुसार यह नज़ारा वाकई अद्भुत था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोरिया में ऐसी कोई जगह हो सकती है। उसने खुद को थप्पड़ मारा और सोचा, अब नज़ारे देखने का वक्त नहीं है, मुझे जल्दी स्किल हासिल करनी है और निकलना है। अचानक एमसी ने एक जबरदस्त आभा महसूस की और झट से बचा। वह सोचने लगा, ये क्या बकवास है। चो यूरियांग, जो वहां का गाइड था, हैरान रह गया कि वह इतनी तेजी से बच गया। उसने कहा, तुम तो अजीब आदमी हो, अपना नाम बताओ, किस संप्रदाय से हो और यहां कैसे पहुंचे। एमसी हैरान था कि वो आदमी चीनी चाइनीज भाषा में बोल रहा है, और अजीब बात यह थी कि वो उसे समझ भी पा रहा था। उसे पता नहीं था कि शिन्हुक भी चीनी बोलता है। एमसी ने हाथ उठाकर समझाया कि वो साउथ कोरिया के एक हंटर स्कूल में टीचर है और यहाँ एक पोर्टल के जरिए आया है। बूढ़े आदमी ने अपनी तलवार उसकी ओर तानी और कहा कि वो कुछ अजीब अजीब बातें कर रहा है जो उसे समझ नहीं आ रही। एमसी ने पोर्टल की तरफ इशारा करके पूछा कि क्या उसने पीछे सफेद दरवाजा देखा। बूढ़े ने जवाब दिया कि यहाँ तो उसे बस सफेद बर्फ ही दिखाई देती है। उसे याद भी नहीं कि वो कब से यहाँ फंसा हुआ है। 30 साल पूरे होने के बाद तो उसने दिन गिनना ही छोड़ दिया था। एमसी उलझन में था कि ये क्या बड़बड़ा रहा है। उसे उम्मीद थी कि उसे आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, को मजबूत करने का राज मिलेगा, लेकिन इसके बजाय ये बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया। रुको, ये आदमी तो उसे जाना पहचाना लग रहा था। उसने उसका नाम लेकर पुकारा और पूछा, क्या तुम वही हो? यूरंग चौंक गया और बोला कि उसे लगा कोई उसका नाम याद ही नहीं करता। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता? एमसी को हैरानी हुई कि जिस शख्स को कहानी में नायक को आंतरिक ऊर्जा को मजबूत करने का तरीका सिखाना था, वो यही है। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब एमसी पोर्टल से आया तो वो यहाँ नहीं था, बस उसकी वसीयत और स्किल सीखने की जानकारी पड़ी थी। तभी उसे याद आया कि उसने खुद ही नर्क के राजा, किंग ऑफ हेल, से कहा था कि उसे मुख्य कहानी शुरू होने से 2 साल पहले भेज दे, शायद इसलिए यूरांग अब भी जिंदा है। एमसी समझ गया, लेकिन वो ये नहीं बता सकता था कि उसने उसका नाम किताब से पढ़ा है। उसने उत्साह से कहा कि उसने उसके बारे में पहले सुना है। बूढ़े ने पूछा, क्या सुना? एमसी ने कहा कि बहुत साल पहले की बात है, एक लीजेंडरी तलवारबाज की कहानी जो अचानक एक भयानक ड्रैगन से लड़ते हुए गायब हो गया था। वो ड्रैगन जो ना जाने कहां से आ गया था और लोगों को परेशान कर रहा था। इस कहानी का हीरो वही था। यूरांग मुस्कुराया और बोला कि उसे लगा कोई उस लड़ाई का गवाह था। एमसी खुश था, उसकी चाल काम कर गई। उसने बस किताब में पढ़ी हुई बात दोहरा दी थी। ये बूढ़ा थोड़ा ढीला पड़ गया, शायद उन मार्शल आर्ट्स वाले गर्वीले लोगों में से एक था। एमसी ने सिर झुकाया और सोचा कि अब इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उसने जमीन पर सिर झुकाकर कहा कि वो असल में यहाँ अंतिम गुरु, अल्टीमेट मास्टर, को खोजने आया है, वो कोई विलेन नहीं है। उसने विनती की कि वो उसे तलवारबाजी के सारे हुनर सिखाए। यूरांग हंसते हुए बोला, मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊं? नहीं, वापस जाओ, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। वो जाने ही वाला था कि एमसी ने अचानक कहा, मुझे एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से लड़ना है जो भाले, स्पीयर, का मास्टर है। बताओ, तलवार और भाले में कौन जीतेगा? यूरांग ने कहा, भाला तलवार से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सही ट्रेनिंग से भाला जानलेवा हथियार बन सकता है। उसकी लंबाई, उसकी तबाही की शक्ति। तो मेरा जवाब है, भाला जीतेगा। एमसी चौंक गया कि उसने इतनी आसानी से मान लिया कि तलवार हार जाएगी। बूढ़ा बोला, अगर समझ गए हो तो वापस जाओ और अपनी जान की कद्र करो। एमसी के मन में जोश आ गया, मैं ऐसे कैसे चला जाऊं? मैंने इतनी बातें कर ली और अब ये बस भाग जाएगा। अगर पता होता कि मुझे वापस भेज देंगे तो मैं यहां आता ही नहीं। उसने कहा, मुझे पता है कि तलवार भाले से नहीं जीत सकती, लेकिन मैं यहां कोई और जवाब ढूंढने आया था। अगले हफ्ते मेरी एक बड़ी लड़ाई है, जिसमें बहुत लोग देखेंगे। मुझे वापस जाकर मेहनत से ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन अगर पहले से जानता हूं कि जीतना मुश्किल है, तो कैसे करूं? क्या मैं लड़ाई से मना कर दूं? लेकिन फिर तो बेइज्जती होगी। भाले के मास्टर को क्या कहूं? शायद ये कि तलवार मास्टर्स की तरफ से मैं भाले की श्रेष्ठता मानता हूं, या फिर कह दूं कि तुम्हारे भाले के सामने मेरी तलवार बस एक टहनी है, या फिर दांत कुरेदने वाली तीली। हाँ, टूथपिक कहना बेहतर रहेगा। यूरांग चिढ़कर बोला,
हम तो बस ये बात कर रहे थे कि कौन सा हथियार ताकतवर है, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी कितना अच्छा है। राजा की तलवार, किंग्सवॉर्ड, तो एक पूरे ड्रैगन को बीच से काट सकती है। मेरे सामने भाले को तलवार से बेहतर बताना, ये तो अपनी गर्दन कटवाने जैसा है। खैर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो अब रोना बंद करो। एमसी नकली रोते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि उसकी चाल काम कर गई। उसने अपना चेहरा पोंछा और धन्यवाद देते हुए पूछा कि किस तरह की मदद की बात हो रही है। शायद कोई राज बताने वाले हैं, या कोई स्पिरिचुअल एलिक्सर देने वाले हैं। उसके लिए तो कुछ भी अच्छा होता। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि वो उसे इससे भी बेहतर कुछ देने वाला है। अचानक एमसी के पूरे शरीर में ताकतवर ऊर्जा की लहर दौड़ गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और सोचने लगा कि बहुत गर्मी हो रही है, जैसे किसी ने डंडे से पीटा हो। यूरांग ने देखा कि वह बहुत कमजोर है, तो उसने उसके शरीर में थोड़ी सी प्योर यांग एनर्जी डाली। 4 दिन बाद ये पूरी तरह उसके शरीर में घुल जाएगी और बदलाव दिखेंगे। उसे नहीं पता था कि उसका प्रतिद्वंदी कितना ताकतवर है, लेकिन अगर खुद में अच्छा है, तो बिना हारे निकल जाएगा। एमसी मन ही मन नाराज था। बस इतना। यही है नोवेल के हीरो का बड़ा मौका। वो कुछ बोलने ही वाला था कि बूढ़े आदमी ने रोक दिया और कहा कि अगर वह ड्यूल जीत ले तो फिर से उसके पास आए। वो कहीं जा भी नहीं रहा था। अब वो वापस अपनी दुनिया जाकर सबको साबित करे कि तलवार भाले से ज्यादा ताकतवर है। 1 हफ्ते बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में दोनों टीचर्स मिले। ह्योंग शिक ने ताना मारते हुए पूछा, क्या सच में भागा नहीं? उसने सोचा था कि वो हफ्ता समझदारी से बिताकर कोई नई नौकरी ढूंढ लेगा। एमसी ने गंभीरता से कहा कि बातें करने का टाइम नहीं, सीधे लड़ाई शुरू करें। ह्योंग शिक हंसते हुए फाइटिंग स्टांस में आ गया और बोला कि वह पहले हमला कर सकता है। एमसी ने भी फाइटिंग स्टांस लिया और कहा कि उम्मीद है, बाद में पछताओगे नहीं। एमसी को लगा कि शरीर बहुत हल्का है, अब वो इतना मजबूत है कि आसानी से हराया नहीं जाएगा। लेकिन क्या वो जीत भी पाएगा? उसने ठान लिया था कि हार भी गया तो डरपोक बनकर नहीं जिएगा। उसने बिजली जैसी तेजी से वार किया और एक ही झटके में भाला तोड़ दिया, यहां तक कि विरोधी के कपड़े भी फट गए। देखने वाले सब हैरान रह गए। रेफरी ने कहा कि ड्यूल खत्म, जीत टीचर शिनहुक की। ह्योंग शिक जमीन पर गिरकर दर्द में चिल्लाने लगा। एमसी उत्साह में कांपते हुए बूढ़े आदमी की 4 दिन वाली बात याद करने लगा। लड़ाई बिना हारे खत्म होगी। उसने तलवार पकड़कर बुदबुदाया, ये बूढ़ा पागल है, उसने मेरे शरीर के साथ किया क्या है? एमसी सोचने लगा कि नोवेल का हीरो तो हंटर स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया, पर मार्शल आर्ट सीखकर उसकी स्किल्स तेजी से बढ़ी, और हाँ, वो एलिक्सिर ऐसे पीता जैसे पानी। तभी टीचर यानसुक दौड़कर आया और पूछा, चोट तो नहीं लगी? एमसी मुस्कुराकर बोला कि क्या वो ड्यूल देख रहा था? यानसुक ने कहा कि वो कमाल था, मैं तो देख ही नहीं पाया, बस पलक झपकी और सबके सामने ह्योंग शिक की अंडरवियर थी। बाकी टीचर्स भी खुश होकर बोले कि आज तो पार्टी करते हैं। एमसी ने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ 20,001 हर एक पर खर्च होंगे। सब कैफे गए और मजे किए। रात को एमसी नशे में घर लौटा। शिनह्यूक तो सुबह 4 बजे तक बाहर रहा, लेकिन शरीर खुद को क्लेंस कर चुका था, कोई हैंगओवर नहीं था। एमसी हैरान था कि क्या हुआ है। वो बूढ़े आदमी के पास पहुंचा, खाने पीने का सामान लेकर। जगह बर्फ और पेड़ों से ढकी थी, न जानवर थे न लोग। उसने यूरांग को ढूंढना शुरू किया। यूरांग ने ध्यान लगाते हुए उसकी मौजूदगी महसूस की और पूछा, क्या भाले वाले को हरा दिया? एमसी ने खुशी से बताया कि उसने एक बार में उसे हरा दिया, वो सिर्फ अंडरवियर में भागा। एमसी ने पूछा कि उसने उसके शरीर में उस दिन क्या किया था। यूरांग ने कहा कि बस डैंशन का रास्ता थोड़ा खोल दिया ताकि वो लड़ाई में बच जाए। एमसी ने समझाया कि उसने बस तलवारबाजी की, मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी। हंटर्स का तरीका अलग होता है, जितना ट्रेनिंग उतनी मना बनती है। बातों में पता चला कि यूरांग मिन साम्राज्य से आया है और बाहर की दुनिया की हालत से अनजान है। एमसी ने बताया कि अब मार्शल आर्ट्स लगभग भूल चुकी दुनिया में और ताकतवर ताकतें राज कर रही है। यूरांग उदास हो गया, तो एमसी ने उसे बाहर की दुनिया का हेल्थ टॉनिक दिया। यूरांग ने चखा और बोला, ये बाहर की दुनिया में कुष्ठ रोग फैला है क्या? हमारे समय में तो 50 साल पुराना वाइल्ड जिनसेंग खाते थे। एमसी ने सोचा कि ये बूढ़ा तो लोगों को चिढ़ाने में मजा लेता है। उसने चॉकलेट निकाली और कहा कि बाहर की दुनिया में ठंड में इसे खाते हैं। यूरांग ने पैकेट देखकर कहा कि रैपर तो काफी सुंदर है। खाना खुद में।
अच्छा था, ट्राई करने लायक। बूढ़े आदमी ने एक कौर लिया, स्वाद को महसूस करते हुए गंभीर चेहरा बनाया और बोला, खाने लायक है, अगर और है तो यहां ले आना। कुछ देर में यूरांग पेट भरकर बोला कि बाहर की दुनिया में तो कितने स्वादिष्ट खाने हैं। एमसी ने सोचा कि उसने उसका सारा सप्लाइज खा लिया। उसे हैरानी हुई कि ये पहले भूख कैसे मिटाता था। बूढ़े ने कहा कि मास्टर बनने के बाद उसे खाने की जरूरत नहीं होती, बस स्वाद चखता है। फिर पूछा, कुछ और है? एमसी मन ही मन चिढ़ गया, ये मुझे घर जाने कब देगा? खैर, उसने सोचा कि कम से कम खाने ने उसे अकेलेपन से निकाला, ये भी अच्छा है। यूरांग ने एक पोज लिया और बोला, तुम्हारी बातों से तो लगता है कि मैन राजवंश, मैन डायनास्टी कब का खत्म हो गया, मार्शल आर्ट्स खत्म हो गए और दुनिया में राक्षस आ गए। एमसी ने कहा, हाँ, अब मीरिम की जगह हंटर्स है। बूढ़े ने जोड़ा कि उसे यहां आए हुए दिन गिनना भी भूल गया है। जब से वह यहां आया, बस असेंड, आकाश में चढ़ने के बारे में सोचता रहा। डैंशन का रास्ता खोलने के बाद वह अकेला मार्शल आर्टिस्ट माना जाता था। एमसी ने हामी भरी। यूरांग ने कहा, जिन्होंने मार्शल आर्ट सीखी है और जिन्होंने नहीं सीखी, उनकी ताकत में बहुत फर्क होता है। तुम अपनी ताकत का क्या करोगे? एमसी ने कहा, मैं तो बस नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूं। अच्छा लगता है कि ज्यादा पीने के बाद भी हैंगओवर नहीं होता, सुबह जल्दी उठना पड़े तो काम आएगा, और गेम खेलते हुए पीठ भी नहीं दुखेगी। बूढ़े ने नोटिस किया कि उसने अपना नाम नहीं बताया। एमसी ने अपना नाम बताया और बैग पहनने लगा। यूरांग ने सोचा कि ये तो बस बच्चों को बेसिक पढ़ाने वाला टीचर है, इसे ज्ञान देने में कोई खतरा नहीं। फिर गर्व से बोला, मैं हूं तलवारों का राजा, वो मास्टर जिसने ड्रैगन को मारा और सम्राट को बचाया। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। एमसी ने शांत चेहरे से मना कर दिया। बूढ़ा हैरान हुआ, मैंने सही सुना? एमसी बोला, हाँ, सही सुना। मैं आपका आभारी हूं, लेकिन मुझे इतनी ताकत की जरूरत नहीं। आपने मुश्किल समय में मदद की, अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। यूरांग ने चौंकर कहा, अगर तुम मेरे शिष्य बने तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, लेकिन एमसी की नजरें अडिग थीं। ठीक है, जाओ, मुझे अपनी असेंशन की तैयारी करनी है। एमसी ने झुककर कहा कि इतने महान इंसान से मिलना सम्मान की बात है। बूढ़ा बोला, अफसोस है, मैंने सोचा था मरने से पहले दुनिया को कुछ दे जाऊंगा। एमसी चौंक गया। नॉवेल के प्लॉट के हिसाब से तो उसे इस दुनिया से निकलना था, लेकिन कब? उसने पूछ लिया, क्या आप सच में यहीं से स्वर्ग जा सकते हैं? यूरांग बोला, हाँ, अगर एक खास लेवल की एनलाइटमेंट, स्किल और नेकी हासिल हो जाए तो। स्किल तो लगभग मैक्स है, नेकी तुम्हारी मदद करके मिल गई, बस थोड़ी सी एनलाइटमेंट बाकी है। फिर मुझे कुछ भी पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं। एमसी घबरा गया, मतलब आप कोई ज्ञान, जैसे किताब वगैरह, पीछे नहीं छोड़ेंगे? बूढ़ा बोला, क्यों छोड़ूं? कोई पढ़ेगा भी नहीं, और वैसे भी बाहर की दुनिया में मार्शल आर्ट्स भूल चुके हैं, समझ भी नहीं पाएंगे। एमसी ने सोचा कि उसने तो किताब छोड़ने का सोचा ही नहीं था, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो नॉवेल की कहानी में छेद हो जाएगा। जिजुन कभी शुरू ही नहीं करेगा, दोहान से उसकी दुश्मनी नहीं बनेगी और वो कभी ताकतवर नहीं बनेगा। आखिर में ये दुनिया खत्म हो जाएगी। वो समझ गया कि ये नॉवेल की साधारण घटना नहीं थी। एमसी ने उत्साहित होकर पुकारा, आप गलत है, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। यूरांग ने सोचा, अजीब है, इतना जल्दी राय बदल ली। एमसी बोला, पछताओगे नहीं। उसने सोचा कि बूढ़े आदमी का मार्शल आर्ट्स का ज्ञान जिंदा रहना चाहिए। उसने उससे कहा कि उसे अपना शिष्य बना ले और अपना ज्ञान उसे दे दे। यही तरीका है जिससे वह आगे की जिंदगी खुशी से जी सकता है। बूढ़े आदमी ने देखा कि उसकी आंखों में पक्का इरादा है। एमसी ने वादा किया कि हर बार जब वह यहां आएगा तो बाहर की दुनिया से खाने का तोहफा लाएगा। यूरांग ने तुरंत कहा, ट्रेनिंग मुश्किल होगी, तैयार हो। एमसी ने हामी भरी, लेकिन सोचा कि अब उसे अपना फ्री टाइम कुर्बान करना होगा। ऑनर ड्यूल के बाद पूरा स्कूल गहमागहमी में था। हर कोई बात कर रहा था कि कैसे एक ऐसा इंस्ट्रक्टर जिसने हंटर स्कूल से ग्रेजुएशन भी नहीं किया, उसने एक एलिट स्पीयर मास्टर को हरा दिया। ये ड्यूल सिर्फ हंटर ट्रेनिंग वाले टीचर्स का नहीं था, इसमें जनरल एजुकेशन वाले टीचर्स भी शामिल थे। कोई आश्चर्य नहीं कि टीचर यानसुक उस दिन इतना खुश था।
सभी टीचर्स इस ड्यूल के बारे में फुसफुसा रहे थे। एक लड़की ने कहा कि उसने सुना है जो टीचर्स हंटर स्कूल से ग्रेजुएट नहीं है उनके लिए कोटा होता है। एक आदमी ने कहा कि सच बताऊं तो उसे नहीं लगता था कि बिना पढ़े लिखे हंटर में कोई इतनी स्किल्स रख सकता है। लेकिन शिन्यू का प्रदर्शन देखकर उसकी राय बदल गई। और वैसे भी उसने जीत के लिए कोई इनाम भी नहीं मांगा। ये टीचर तो सच में फरिश्ता है। एमसी ने सोचा कि वह तो इनाम मांगना ही भूल गया था, लेकिन आसपास के लोगों की इज्जत भरी नजरें देखकर उसका मन खुश हो गया। वह अपने सपनों की जिंदगी के एक कदम और करीब था। उसने क्लासरूम का दरवाजा खोला और सोचा कि वीकेंड पर बूढ़े आदमी के पास जाएगा और वीकडे पर अपनी लाइफ पर ध्यान देगा। क्लास में घुसते ही बच्चों ने उसे 3 बार सलाम किया और तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने ड्यूल का रिजल्ट सुना है। आपने कैसे किया? आपने तो सिर्फ हराया ही नहीं बल्कि पूरी तरह हरा दिया। एमसी ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? क्या स्टूडेंट्स को ये सब जानकारी मिलती है? एक स्टूडेंट ने खुशी से बताया कि जिनसू के भाई मिडिल स्कूल में टीचर है। खुद जिनसू ने हंसकर कहा, क्या आप हमें कुछ नहीं बताएंगे? एमसी ने सांस भरते हुए कहा कि उन्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं। किताब खोलो, आज थ्योरी पढ़नी है। उसने सोचा कि पिछली जिंदगी के मुकाबले अब उसके पास अच्छी नौकरी और स्वस्थ शरीर है और वो इस स्थिर जीवन को संभाल कर रखेगा। कुछ घंटों बाद एमसी बफे में पहुंचा और वर्कर से बोला, प्लेट में और डालो। वर्कर ने गंभीरता से कहा, अनुमति नहीं है। दोनों की आंखों में आंखें डली और वर्कर ने फिर भी ज्यादा दे दिया। एमसी ने खुश होकर सोचा, आज मेरा लकी डे है। 2 एक्स्ट्रा सॉसेज मिल गए। ये शायद शिन्यू की पॉपुलैरिटी की शुरुआत थी। तभी चिसोरा उसके पास आई और बोली, ये सीट खाली है। आप टीचर हैं ना? हाई स्कूल के बच्चों को स्वॉर्ड्समैनशिप पढ़ाते हैं। एमसी ने देखा कि उसके पास तो ढेर सारी सॉसेज है और हैरानी से पूछा, हाँ मैं ही हूं, पर तुम्हें इतना सॉसेज कैसे मिला? छोड़ो, ये बताओ तुम मुझे जानती कैसे हो? लड़की मुस्कुराई और बोली कि चिंता मत करो, वरना उसे अजीब लगेगा। यहां कोई सीसीटीवी नहीं है तो वह उससे सीधे सीधे बात कर सकता है। एमसी ने सोचा, क्या हम सच में पहले से जानते हैं? आमतौर पर जिसे वह जानता है उसे देखकर यादें लौट आती है। सोरा ने पूछा, क्या तुम सच में मुझे पहचान नहीं रहे? थोड़ा बुरा लगा। फिर उसने अपना नाम बताया और खाना खाने लगी। एमसी ने सोचा कि ये नाम कहीं देखा है। हाँ, फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में। उसने नाम दोहराया और लड़की ने मुस्कुराकर कहा, अब पहचानन? हाँ, मैं बहुत बदल गई हूं। सोचा नहीं था कि हम दोनों टीचर बनेंगे, वो भी एक ही स्कूल में। एमसी ने सोचा कि ये वही है, पर यादें क्यों नहीं आईं? शायद इसलिए कि वह पहले से उसे जानता था। सोरा, उस क्लास की टीचर जिसमें नोवेल का मेन कैरेक्टर पढ़ता है। दूसरे वॉल्यूम में वह एक की कैरेक्टर है, क्योंकि वह एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है। एंटागोनिस्ट्स, छोटे में एंट्स। ये लोग हंटर्स के दुश्मन हैं और अनगिनत हंटर्स को खत्म कर चुके हैं। उनकी टीम में ऐसे लोग हैं जिनकी शारीरिक स्किल्स गजब की है और वे बहुत तेज व सही तरीके से हमला करते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है। तभी सोरा ने उसे पुकारा, चेहरे पर क्या हुआ? यहां तुम वैसे ही रह सकते हो जैसे रहते हो, कुछ बुरा नहीं होगा। एमसी ने सोचा, अजीब है, आखिर मैंने ये नॉवेल अंत तक पढ़ी थी। उसे याद नहीं था कि शिन्यू के बारे में कहीं लिखा हो कि वो एंटोस का मेंबर है। तभी सिस्टम विंडो खुली जिसमें लिखा था कि एक एक्स्ट्रा चैप्टर ओपन हो गया है। अब से कहानी शुरू होती है शिन्हुक की, जो एंस ऑर्गेनाइजेशन का एक हत्यारा, असैसिन है। एमसी, मुख्य किरदार, डरते हुए सोचता है, असैसिन, ये आखिर कर क्या रहा था? उसे याद आया कि उसने ये नॉवेल बहुत ध्यान से आखिर तक पढ़ी थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसे ये पता न चला हो कि शिन्हुक एंटाज ऑर्गेनाइजेशन में था। फिर उसने सोचा, शायद कुछ और है। उसको याद आया कि नॉवेल खत्म करने के बाद लेखक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इसका सीक्वल लिख रहा है। उस सीक्वल में वो बातें होंगी जो मेन स्टोरी में नहीं थीं। फिर सिस्टम विंडो में लिखा आया, एक्स्ट्रा चैप्टर अवेलेबल, शिन्हुक प्रोलॉग। एमसी ने उत्साहित होकर कहा, तुरंत ओपन करो। एक और सिस्टम विंडो खुली जिसमें लिखा था, शिन्हुक, एंस ऑर्गेनाइजेशन का असैसिन, अपनी यादें वापस पा रहा है। गिल्ड में रहते हुए उसका एक साथी था, किम चांग सू।
ये वही था जिसने उस अनाथालय ऑर्फनेज के डायरेक्टर की शिकायत की थी जहां दोनों बड़े हुए थे। 2 साल पहले एक मिशन के बाद दोनों माउंट ग्वैनोक के पोर्टल से लौट रहे थे। अचानक पोर्टल फट गया और उससे कई तरह के मॉन्स्टर्स निकलने लगे। उन्होंने तुरंत गिल्ड को कांटेक्ट किया, लेकिन उस समय गिल्ड के मेंबर्स किसी और घटना में व्यस्त थे। चांगसू शिनहुक के लिए भाई जैसा था, लेकिन उस दिन शिनहुक ने अपने सबसे प्यारे इंसान को खो दिया। बाद में गिल्ड ने कहा कि वो मदद भेजने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि शहर में पहले से ही मॉन्स्टर्स का हमला चल रहा था, इसलिए उन्होंने 2 लोरैंग हंटर्स को बलिदान करने का फैसला किया। लेकिन शिन्यू को पता था कि असली वजह डिस्क्रिमिनेशन थी, क्योंकि वो और उसका साथी एक नॉर्मल स्कूल से आए थे। असली कारण जानने के बाद शिन्यूक ने ओवरसीज ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया। 1 साल के चाइना मिशन से लौटने के बाद शिन्यूक गिल्ड छोड़ना चाहता था। तभी सोरा आई और उसे एंटाज ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का न्योता दिया। एमसी ने पढ़कर सोचा, ये एक्स्ट्रा चैप्टर्स का प्लॉट तो काफी डार्क है। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक सेकेंडरी कैरेक्टर के पीछे इतनी बड़ी कहानी हो सकती है। आगे सिस्टम विंडो में आया, शिन्यूक इस लड़की सोरा से प्यार करने लगता है और तुरंत ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेता है। वो ऑर्गेनाइजेशन के फंड में पैसे भी देने लगता है। लेकिन जब शिन्यूक ने सोरा को अपने दिल की बात बताई तो उसने मना कर दिया। फिर भी कूल बने रहने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में रहता है और उसे स्पॉन्सर करता है। उसके करीब आने के लिए वो हंटर स्कूल में जॉब करने का फैसला करता है। एमसी ने सोचा, ये बेवकूफ गेम खेल रहा है क्या? चांगसू का क्या? अपने साथी का बदला? अचानक सोरा ने उससे पूछा, तुम ठीक हो? एमसी ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, मैं ठीक हूं। सोरा ने फिर पूछा, सच में? एमसी मुस्कुराया और सोचा, अगर तुम मेरी जगह होती तो हैरान होती। वो सोच रहा था कि अब उसकी जिंदगी में अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन पता चला कि वो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। सच में, ये पागलपन है। लड़की ने कहा कि उसे पता है कि उसके पास अच्छे स्किल्स है, लेकिन हंटर स्कूल में घुसना बहुत मुश्किल है। जब उसने सुना कि वो गिल्ड छोड़कर स्कूल ज्वाइन कर रहा है, तो उसने सोचा था इसमें कम से कम 2 साल लगेंगे। एमसी ने हंसकर कहा, सच में, और सोचा कि उसने इंटरव्यू एक बार में ही क्लियर कर लिया। लगता है उसे ये लड़की बहुत पसंद है। सोरा ने पूछा, स्कूल लाइफ कैसी चल रही है? अच्छा लग रहा है यहां काम करके? एमसी ने कहा, अभी तक तो ठीक है। सेमेस्टर शुरू ही हुआ है, तो अभी पता नहीं। सोरा नाराज होकर बोली, तुमने इतने दिन मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कम से कम बता तो सकते थे कि तुम्हें जॉब मिल गई। मैं तो उदास थी कि तुमने कॉल या मैसेज भी नहीं किया। एमसी ने कांपते हाथों से माफी मांगी और कहा कि वो बहुत बिजी था। उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ उसने कॉल नहीं की, वरना बहुत अजीब हो जाता और शायद गलती हो जाती। लड़की ने कहा, मुझे यकीन था कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। और हाँ, तुमने इस महीने ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन क्यों नहीं दिया? सुना है तुमने इस महीने पैसे नहीं भेजे। एमसी ने घबराकर सोचा, मैं किसी ऐसी चीज का पैसा कैसे दूं जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं। ये पेमेंट्स तो उसके बैंक रिकॉर्ड में भी नहीं थे। उसने सोचा, नहीं, ऐसे समय में तो मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। इन्हें मुझे लूटने नहीं देना चाहिए। सोरा ने कहा, तुमने पहले ही बहुत डोनेट किया है, और वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए डोनेशन जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारे पास खर्च करने के लिए कुछ न भी हो तो भी टीचर की सैलरी ज्यादा नहीं होती। और हाँ, मैंने पहले भी कहा था, एंटाज ऑर्गेनाइजेशन कभी डोनेशन के लिए मजबूर नहीं करती। एमसी ने सोचा कि शिन्यूक एक पूरा बेवकूफ है। उसने आखिर इस चैरिटी पर कितना पैसा उड़ा दिया। लड़की ने कहा कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को उसकी स्थिति का पता है। और हाँ, उसे पूरा यकीन है कि उसका रैंक बढ़ चुका है, क्योंकि उसने एक ऐसे हंटर को हराया जो लगभग उसके रैंक के बराबर था। ऐसे इंसान से मदद लेना एक सम्मान की बात है। उसने कहा, आओ, हम साथ मिलकर दुनिया को बेहतर बनाते हैं। एमसी ने सोचा, ये ऑर्गेनाइजेशन तो दुनिया बर्बाद करना चाहती है। आमतौर पर एकेडमी नॉवेल्स में जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन कैंपस में छुपी होती है, उनका एक ही मकसद होता है, एक्सट्रीमिज्म। लेकिन भले ही एंस एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, वे बिना वजह किसी को नहीं मारते और नहीं स्कूल के छात्रों को छूते हैं, क्योंकि वे अभी पूरे हंटर नहीं बने होते।
शायद सोरा का काम है छात्रों को ऑर्गेनाइजेशन में लुभाना। ये सब उसने अपनी पढ़ी हुई कहानी के आधार पर अंदाजा लगाया। बाकी एक्स्ट्रा चैप्टर्स में और क्या राज होंगे, ये कोई नहीं जानता। एमसी ने गंभीर चेहरे से उससे पूछा, तुम मुझे याद दिला सकती हो कि मुझे क्या करना है? लड़की ने कहा, पहले स्कूल में एडजस्ट होने पर ध्यान दो और दोस्तों बनाने की कोशिश करो। एमसी ने कहा, ये तो समझ में आया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की प्लान्स बताना बेहतर नहीं होगा? कम से कम कुछ पता हो तो मैं समझ पाऊं कि अपना मकसद पूरा करने के लिए क्या करना है। सोरा जाने लगी और बोली, चिंता मत करो, ये बस थोड़े समय की बात है। तुम यहाँ हाई स्कूल में अकेले हो, सब ठीक रहेगा। फिर उसने कहा, हमें अक्सर मिलना चाहिए। कैसा रहेगा अगर हर महीने के आखिरी मंगलवार को मिले? एमसी ने हैरानी से पूछा, आखिरी मंगलवार? लड़की ने समझाया, मंगलवार को कभी कोई कॉर्पोरेट इवेंट नहीं होते, तो हम डिनर के लिए मिल सकते हैं। फिर उसने कहा, ठीक है, अब मैं जा रही हूं, फिर मिलते हैं। उसके जाने के बाद एमसी ने बहुत सोच विचार शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसने सोचा कि अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग अच्छी तरह से शुरू हो गई है। उसने तय किया कि एक बिगिनर के रूप में अपनी प्रगति रिकॉर्ड करेगा। युरंग बहुत दयालु था। उसके लिए मार्शल आर्ट्स का ज्ञान पाना एक सम्मान था। बूढ़े आदमी ने कहा कि उसने उसके लिए दांते का रास्ता खोल दिया है, लेकिन अब आगे का रास्ता उसे खुद तय करना होगा। अब से वह न आराम करे, न ढील दे। उसे पूरे शरीर में इंटरनल एनर्जी का सर्कुलेशन करने पर ध्यान देना होगा। एमसी चुपचाप ध्यान करता रहा। युरंग ने चिरकर उसके सिर पर मारा और पूछा, समझा या नहीं? एमसी ने झुंझलाकर कहा, आप लगातार बातें करते रहते हैं, इसलिए मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा। बूढ़े ने कहा, ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। तुम्हारी एनर्जी फ्लो टूट रही है। लगता है तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। एमसी ने पूछा, क्या आप देख सकते हैं कि मैं किस बारे में सोच रहा हूं? युरंग ने समझाया, एनर्जी का सर्कुलेशन सांस लेने जितना नेचुरल होना चाहिए। अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान भटक जाएगा तो फ्लो रुक जाएगा। एमसी ने कहा, सच कहूं तो मैं अपनी असलियत को लेकर थोड़ा चिंतित हूं। बूढ़े ने कहा, ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें अपनी समझ बताता हूं। उसने पूछा, तुम्हें देखकर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे इंसान हो या बुरे? युरंग ने कहा, मैं कैसे जानूं? एमसी ने सोचा, ये मुझे परेशान कर रहा है। बूढ़े ने कहा, तुम बस एक दयनीय परजीवी हो। तुम्हारी जिंदगी की अब कोई कीमत नहीं है। जैसे वो आदमी जो अधोलोक अंडरवर्ल्ड के राजा से अगली जिंदगी में खूबसूरती मांगता है। अगर तुम अच्छा करते हो तो तुम अच्छे हो, और उल्टा ताकत ही सब कुछ तय करती है। पहाड़ और तलवारों के जंगल के कानून के मुताबिक लड़ाई में सबसे ताकतवर बचता है और हारने वाला इतिहास में खलनायक कहलाता है। जो भी परेशानी फैलाने वाले लोग थे, वे ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहे। ताकत के बिना अच्छा और बुरा सिर्फ एक भ्रम है। तो क्या मैंने मदद की? एमसी ने हैरानी से हामी भरी और धन्यवाद दिया। युरंग ने कहा, जाओ, मुझे कुछ चॉकलेट ले आओ। एमसी आदेश पूरा करने चला गया और सोचा कि उसके शब्दों ने सच में उसकी आत्मा को छू लिया। कुछ समय बाद एमसी सोरा से कैफे में मिला और उसने फिर सोचा, जो भी परेशानी फैलाने वाले थे वे ज्यादा समय तक नहीं जिए। उसका सपना है लंबी, आरामदायक जिंदगी जीना और स्टॉक से पैसे कमाना। एक्सट्रीमिज्म, मर्डर और बदला उसे बिल्कुल परेशान नहीं करते। वो दुनिया बदलने के चक्कर में मरना नहीं चाहता। लड़की ने उलझन में पूछा, क्या हो रहा है? हम तो हर महीने के आखिरी मंगलवार को मिलने वाले थे। एन मुख्य पात्र ने जवाब दिया कि उसे कुछ कहना है। क्या वो एन संगठन को छोड़ सकता है? सोरा ने चुपचाप कांटे फोक को पलटा और उसके सिर पर बिजली जैसी तेज वार करने की कोशिश की।